अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 10 प्रेशर एंड मूवमेंट्स, इसका टॉपिक हम स्टडी करेंगे आज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है और ये भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एज यू नो कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो हम कहते हैं कि ये मार्कर जो है ये भी एक एटम से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और अब ये मार्कर बैलेंस कब होगा? लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इस मार्कर का ये सेंटर्ड पॉइंट है। अब इस सेंटर्ड पॉइंट में इस साइड पे आपके जो वेट ऑफ एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो अगर इक्वल हो जाएं, अगर आपके इस साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, दिस मींस कि ये मार्कर अब बैलेंस फॉर्म में है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब आपका राइट साइड का वेट इक्वल हो जाएगा लेफ्ट साइड के वेट के, तो हम कहेंगे हमारा मार्कर जो है वो बैलेंस हो गया है। अब हम बैलेंस की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ थिंग इज बैलेंस एट अ पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन वन साइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन अदर साइड। तो जब आपके पार्टिकल्स का वेट एक साइड पे जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द अदर साइड, तो हम कहेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको यहां पर एक स्केल ये नजर आ रहा है। अब ऑब्वियसली ये स्केल भी पार्टिकल से मिलकर बना है और इसका हर पार्टिकल जो है वो किस जगह एक्ट कर रहा है? वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है। दैट्स मीन कि स्केल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं कि ये एक पार्टिकल है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अनदर पार्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अब एक सेंटर्ड पॉइंट होगा इसका। अगर हम इस सेंटर्ड पॉइंट की बात करें तो इस सेंटर्ड पॉइंट पे जो आपके पार्टिकल्स सारे जो राइट साइड पे हैं वो इक्वल हो जाएंगे आपके सारे पार्टिकल्स जो कि लेफ्ट साइड पे हैं। तो इस केस में हमारा ये जो स्केल है ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैंने बेशक एग्जैक्ट ड्रॉ भी नहीं किया तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो राइट साइड पे वो इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट साइड के पार्टिकल्स के। सो इस केस में क्या होगा, हमारा स्केल जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्केल की बात करें तो क्या ऐसा होता है कि हर पार्टिकल जो है वो अपनी ग्रेविटी, अपनी जगह फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा? नहीं, नो डाउट सब पार्टिकल्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इन सब पार्टिकल्स की जो डाउनवर्ड फोर्स है वो मिलकर एक जगह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होती है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये सारे पार्टिकल्स की फोर्स जो है वो इकट्ठे होकर ये डाउनवर्ड फोर्स यहां से एक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले डेफिनेशन स्टडी करें, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर एक बॉडी का सारा वेट एक्ट करे डाउनवर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे स्केल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल उसका जो सेंटर्ड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि सारा वेट वहां पर आके एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चूंकि ये तो एक सिमेट्रिकल शेप थी जो कि बहुत आसान थी और इजीली हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब एक ऐसी शेप जो कि इर्रेगुलर है,
जो सिमेट्रिकल नहीं है, जो इरेगुलर है, तो उसका आप सेंटर पॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर एक्ट कर रही होगी। लेट्स सपोज कि अब आपको एक पिक्चर नजर आ रही है बोर्ड पे और ये एक इरेगुलर पिक्चर है, ठीक है। इसकी कुछ लेंस जो है वो शॉर्ट है और कुछ लेंस जो है काफी लॉन्ग है, ठीक है। अभी एक इरेगुलर पिक्चर है तो हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होता है, या आपने नॉर्मली जो मिस्त्री मजदूर होते हैं उनके पास भी देखा होगा, जिससे वो देखते हैं कि आपकी जो वॉल है वो सीधी है या नहीं, तो उस चीज को हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। अब हम इस प्लम्ब लाइन को क्या करेंगे, आपके जो शेप के जो कॉर्नर्स होते हैं उस कॉर्नर पर आपने एक प्लम्ब लाइन को हैंग कर देना है, और इस तरह से हैंग करना है कि वो प्लम्ब लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि ये कॉर्नर है और यहां मैंने इस प्लम्ब लाइन को हैंग कर दिया, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ये नीचे आ जाएगा, और ये प्लम्ब लाइन की एक शेप होती है। अब यहां पर आपको एक लाइन नजर आ रही है, तो लेट्स सपोज कि मैंने इस पॉइंट पर जब मैंने प्लम्ब लाइन को प्लेस किया तो मेरे प्लम्ब लाइन का जो थ्रेड था वो इस तरह से आ रहा था, तो मैंने यहां पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी उसकी जगह पर। क्लियर? अब इसी शेप को मैंने टिल्ट कर दिया इस फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। लेट्स सपोज कि वो ये लाइन थी, वो मैंने ड्रॉ कर दी कि वो लाइन जो है वो इजीली इस पॉइंट पे प्लम्ब लाइन जो है वो इस तरह से लोकेट कर रहा था। अब लेट्स सपोज एक और पॉइंट ये वाला, इस पर हम प्लम्ब लाइन को हैंग करते हैं, तो ये प्लम्ब लाइन आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट वो है जहां पर ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को। सिमिलरली आपने ऑब्जेक्ट को फिर से टिल्ट करना है और आपने एक और पॉइंट, लेट्स सपोज कि ये कॉर्नर है, इस जगह पर आप इसको हैंग करेंगे प्लम्ब लाइन को। अगेन वो जो लाइन होगी वो आपकी कुछ इस तरह से आती हुई वो इस पॉइंट से पास कर जाएगी। सिमिलरली जब हम इस जगह हैंग करेंगे तो इस जगह भी अगेन आपका जो पॉइंट होगा वो इस लाइन से आपकी लाइन जो है वो पास कर जाएगी। तो ये सारी लाइंस जिस पॉइंट से पास कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इर्रेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्लम्ब लाइन को हमने किस तरह से इस्तेमाल करके हमने एक इर्रेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर ली। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें और वो ऑब्जेक्ट आपका गिर जाए फौरन से, ठीक है। व्हेन पुश फॉल ओवर इजीली, तो जब वो इजीली फॉल कर जाता है दैट्स मीन कि वो आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अनस्टेबल है। ओके, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज अनस्टेबल। सिमिलरली बहुत दफा ऐसा होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करें और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल ना करे, इनफैक्ट उसको डिफिकल्ट टू टॉपल। सो इस केस में हम क्या कहेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज स्टेबल। ओके, तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी जो है बेसिकली डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज टिप्ड बिफोर इट्स वेट्स मूव आउटसाइड इट्स बेस। तो बेसिकली स्टेबिलिटी अचीव कब होती है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपना वेट जो है वो एग्जैक्टली उस बेस के ऊपर फॉल करे, और वो बेस भी आपकी स्टेबल होनी चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट भी अगर उसके ऊपर स्टेबल होगा, दैट मीन कि हमारी स्टेबिलिटी जो है वो अचीव हो जाती है। अब लेट्स सपोज कि हम एक ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर रहे हैं, हम उसको टिप्ट कर रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना टिप्ट करते हैं कि उसका जो वेट है वो उस बेस के ऊपर रहे। अगर तो उस बेस के ऊपर रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन हम उसको टिप कर रहे होंगे तो एक पोजीशन आ जाएगी जहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट उस बेस के ऊपर फॉल नहीं करेगा। सो उस केस में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इजीली
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर गया। सो दैट्स मीन यहां पर जो है हमारी स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी। सो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कितना टिप्ड कर रहे हैं। क्लियर? नाउ स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, कि स्टेबिलिटी को हम किस किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? अपनी बेस को वाइड करके। आपके जो बेस एरिया है वो जितना ज्यादा वाइड होता जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम वाइडर बेस, कि हम ऑब्जेक्ट की बेस को वाइड करके हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टेबल बना सकते हैं। सिमिलरली हम स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाय लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अपने आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके भी आप स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल स्टडी करें तो आपने रेसिंग कार्स देखी होंगी। रेसिंग कार्स, उनकी हाइट बहुत कम होती है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि हमने उन रेसिंग कार को स्टेबल बनाना होता है। दैट्स वाई उनकी हाइट कम रखी जाती है, ताकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत लोअर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर हम बस की एग्जांपल लें तो एक बस जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी हाई होती है, सो जो बस है वो स्टेबल भी नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। ओके, क्लियर? आई होप इस एग्जांपल से आपको स्टेबिलिटी का कंसेप्ट मजीद क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड इट इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि एक ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस होगा तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। नाउ द पॉइंट इज, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो तब क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टिल्ट कर सकता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल कर सकता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर सकता है। सो ये इसको हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कि ये सब क्या है। अब इक्विलिब्रियम की फर्दर 3 टाइप्स हैं, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? ऑब्जेक्ट टिल्ट्स देन फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया और जैसे ही हमने अपना हाथ पीछे हटाया, आपका ऑब्जेक्ट जो है दोबारा से उसी पोजीशन में वापस आ गया। दिस मींस दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट टिल्ट्स देन फॉल ओवर इजीली। कि आप एक ऑब्जेक्ट को टिल्ट करें और वो फॉल कर जाए, मींस कि अपनी पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड नाउ द थर्ड, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट रोल्स, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज स्टेज ओवर इट्स बेस। इस केस में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर जाएगा, लेकिन उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा उसकी बेस पर ही रहेगी। क्लियर? आई होप ये 3 टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टेस्ट योरसेल्फ के, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई अ रूलर विल बैलेंस व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन द मिडल। सो हमने आज ही ये लेक्चर में स्टडी किया कि रूलर जो है वो बेसिकली पार्टिकल से मिलकर बना है, और अगर आपके लेफ्ट साइड के पार्टिकल्स का वेट इक्वल हो जाएगा राइट साइड के पार्टिकल्स के वेट के, दैट मीन कि आपका जो रूलर है वो बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने डिस्कस किया अपने इसी लेक्चर में, कि जिसमें आपका होल वेट जो है वो अपीयर करे, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस मींस दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेबल एंड अनस्टेबल ऑब्जेक्ट। सो आप किसी ऑब्जेक्ट को जब पुश करें और पुश करते ही वो ऑब्जेक्ट अगर तो फॉल कर जाए, दैट मीन कि वो ऑब्जेक्ट आपका अनस्टेबल है। एंड सिमिलरली जब एक ऑब्जेक्ट को हम पुश करें और पुश करने से वो फॉल ना करे, दैट डिफिकल्ट टू टॉपल, सो दैट मीन कि वो ऑब्जेक्ट आपका
स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स फॉल ओवर, कि थिंग्स जो हैं वो फॉल ओवर क्यों कर जाती हैं? बिकॉज व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स आउटसाइड इट्स बेस, जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी बेस से मूव कर जाएगी, सो दिस शोज कि आपका ऑब्जेक्ट जो है देन वो फॉल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल इज ऑलवेज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि जब हम एक बॉल को रोल करें तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्यों रहता है? बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज स्टेज एट इट्स बेस। ओके, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस पर रहती है, दैट्स व्हाई बॉल जो है वो हमेशा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।